चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिप्रिसिएशन का आगे, है ना। फैक्टर है, क्या फैक्टर है डिप्रिसिएशन का? पहला होता है कॉस्ट, जो हम लोग कल पढ़ लिए है ना। कॉस्ट किसको बोलते हैं? मशीन, जैसे मशीन आप खरीदते हैं, मशीन को स्टार्ट करने तक का खर्चा क्या होता है? मशीन का कॉस्ट बोला जाता है। जैसे हम लोग क्या लेके देखा, परचेज ले लिए, उसके बाद कैरेज ले लिए, उसके बाद उसके बाद क्या था, फिटिंग चार्ज हो गया, है ना। उस पर अगर मान चलिए ओल्ड मशीन लिए तो रिपेयर करवाइए, मतलब जितना भी खर्चा कीजिएगा स्टार्ट करने तक का खर्चा, टोटल क्या होगा? मशीन का कॉस्ट होगा। समझ में आ गया ना? ये आपका कॉस्ट होता है। उसके बाद सेकेंड होता है इसमें, इसका फैक्टर सेकेंड होता है एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू दोनों सेम चीज है। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कबाड़ का वैल्यू। जैसे कोई मशीन लेते हैं आप, कोई मशीन लेते हैं, मान के चलिए 1,00,000 रुपये में लिए, बात समझ में आया? जो और इसका यूजफुल लाइफ है मान के चलिए, है ना, इसका थर्ड होता है यूजफुल लाइफ, बात समझ में? यूजफुल लाइफ। अगर मान के चलिए कोई मशीन लिए आप जिसका कॉस्ट है 1,00,000 रुपया, अगर मान के चलिए इसको आप 10 साल से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, 10 साल तक यूज किए, और 10 साल अगर बाद इस मशीन को आप बेचिए, अगर कबाड़ी में ना, कबाड़ में अगर मान के चलिए इस मशीन को बेचते हैं आप, तो इससे मान के चलिए 10,000 मिलता है ना, 10,000 मिलता है। इसी का वैल्यू कितना बचा? माइनस करने के बाद जो बचता है वो क्या बचा? 90,000। 90,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, बात समझ में आया ना? इसको बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। जो हम लोग यहाँ पर ही आफ्टर 10 ईयर बाद, 10 ईयर जो मशीन है आपका, उसका जो स्क्रैप वैल्यू बचेगा ना, उसी को हम लोग स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे, है ना। और जो स्क्रैप वैल्यू को लेस करने के बाद जो आता है उसको डिप्रिसिएबल अमाउंट यानी डिप्रिसिएशन बोलेंगे। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है, इसी को डिप्रिसिएबल अमाउंट बोलेंगे, डिप्रिसिएशन बोलेंगे। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आप जर्नल एंट्री देखते हैं। क्या था? यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ भी आपका ये क्या है? एक फैक्टर है। चलिए कल इसका नेट देखेंगे हम लोग, है ना। नेट क्या है वो देखेंगे। मिस्टर एक्स परचेज सेकेंड हैंड मशीन रुपीज 50,000, है ना, एंड रिपेयर रुपीज 10,000, है ना। मिस्टर एक्स क्या किया है? एक मशीन किया खरीदा, सेकेंड हैंड मशीन, जिसका कॉस्ट था कितना? 50,000, और उस पर मान के चलिए रिपेयर पर खर्चा किए 10,000, एंड रनिंग में लेते हैं ना, एंड कार्टेज ले लेते हैं, कार्टेज रुपीज 10,000 इसका वैल्यू लेते हैं, है ना। आगे बोलता है चार्ज डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम, पास जर्नल एंट्री। ठीक है, मिस्टर एक्स क्या किया? सेकेंड हैंड मशीन खरीदा है ना, 50,000 में, रिपेयर पर खर्चा किया 10,000, कार्टेज पर भाड़ा पर लगाया कितना? 10,000 रुपया लगाया, है ना। उसके बाद आगे बोलते हैं आपको और चार्ज करना है डिप्रिसिएशन 10% के हिसाब से, और आपको ज़्यादा एंट्री करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ मशीन। तो लिखिए कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन में परचेज कितना में किए हैं? 50,000 में। उसके बाद रिपेयर पर खर्चा कितना किए? रिपेयर पर खर्चा किए आप 10,000। उसके बाद कार्टेज पर खर्चा कितना किए? 10,000, है ना। टोटल कितना हो जाएगा? 70,000 हो जाएगा। ठीक है, आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 70,000 होगा ना। चलिए डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट कितना है? 70,000 इंटू रेट कितना है? 10% डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा? 7,000 होगा ना। 7,000 हो गया। चल अब आपको क्या बोला है? जर्नल एंट्री करने बोला है।
तो सबसे पहले मशीन खरीदे हैं, मशीन खरीदे हैं तो मशीन आपके पास आया है। मशीन क्या होता है, एसेट्स होता है, मशीन एसेट्स होता है। मशीन को खरीदिएगा, मशीन आएगा, मशीन आएगा, मशीन एक एसेट्स होता है, मशीन खरीदिएगा तो मशीन आएगा। और रियल अकाउंट क्या कहता है कि जब भी आप मशीन खरीदेंगे मशीन आएगा, जब भी मशीन बढ़ेगा तो मशीन को क्या करना है, डेबिट करना है ना। तो मशीन क्या है, एक एसेट्स है, एसेट जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री कीजिएगा, जर्नल एंट्री, मशीन खरीदे हैं तो मशीन आया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसको मान के चलिए बैंक के चेक से पैसा दिए तो बैंक लिख दिए, है ना। कितना उसका कॉस्ट पड़ा, 70,000। तो मशीन का कॉस्ट कितना दिखाएंगे यहाँ पर, 70,000। बात समझ में आना। मान यहाँ पर डेट नहीं दिया था, है ना, तो मान लेते 1/4/2017 को खरीदे हैं। उसके बाद डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1 साल बाद, यानी 31 मार्च 2000 कितना 18 को डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, नन एक्सपेंस, नन कैश एक्सपेंस होता है। अच्छा, खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, लॉस होता है ना। नॉमिनल अकाउंट क्या बताता है, एक्सपेंस और लॉसेस को क्या करने बोलता है, डेबिट करने बोलता है ना। चलिए डेबिट कर दीजिए। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, है ना, टू क्या करें, किसको क्रेडिट करें, मशीन को ना। मशीन का वैल्यू कम हुआ ना, डिप्रिसिएशन काटने से मशीन का वैल्यू क्या होता है, डाउन होता है ना। तो मशीन लिख दीजिए, टू मशीन अकाउंट कितना 7,000। समझ में। अब कोई भी एक्सपेंस होता है, कोई भी एक्सपेंस होता है, उस एक्सपेंस को साल के अंत में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है ना, पता है आप लोग को, पता है। चलिए उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या, डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना एक्सपेंस हुआ जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं, 7,000 ना, ट्रांसफर कर दीजिए। नरेशन लिखिएगा, नरेशन लिखिएगा बीइंग मशीन परचेज, एंड इसका लिखिएगा बीइंग डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन एट द रेट 10% पर एनम, है ना। और यहाँ पर लिख दिया डिप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आगे आगे देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं ना। डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन जो होता है, डिप्रिसिएशन निकालने का कितना सारा मेथड है, और इसका अकाउंटिंग का जो मेथड है वो कैसा है, इसका कितना सारा इसका मेथड उसको देखते हैं। अकाउंटिंग का मेथड, अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्ड करने का, अकाउंटिंग मेथड, है ना। अकाउंटिंग मेथड और डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट निकालते हैं ना, डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट निकालते हैं वो अमाउंट का मेथड, डिप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। बताइए डिप्रिसिएशन अमाउंट जो निकालते हैं, डिप्रिसिएशन निकालते हैं, वो मेथड कितना सारा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। दूसरा होता है WDV, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। बात समझा ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है। उसके बाद और होता है मशीन आवर रेट, है ना, मशीन आवर रेट, है ना। उसके बाद होता है सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, बात समझ में, सिंकिंग फंड मेथड। उसके बाद होता है रिवैल्यूएशन मेथड। क्या होता है, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन मेथड, बात समझ में आया ना। और अब क्या होता है, क्या और कुछ होता है, और कुछ होता है क्या, एन्युटी, एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड, है ना, बहुत सारे ऐसा मेथड है। अच्छा, रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है, रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है अकाउंटिंग का। तो पहला है कॉस्ट मेथड, है ना। कॉस्ट में आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट में आप किसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। आप क्या कर सकते हैं, WDV पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। थर्ड सिंकिंग फंड मेथड से रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। और कुछ था क्या, और एन्युटी मेथड शायद, हाँ एन्युटी मेथड, एन्युटी, है ना, एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड,
बात समझ में है ना। एन्युटी मेथड है, उसके बाद कॉस्ट मेथड, एट डब्ल्यूडीबी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, एन्युटी मेथड। और इधर हो गया सेलियम हो गया, डब्ल्यूडीबी हो गया, डब्ल्यूडीबी को आरबीएम भी बोला जाता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है, मशीन और रेट भी बोला जाता है, सिंकिंग फंड मेथड भी बोला जाता है, रिवैल्यूएशन मेथड भी बोला जाता है। मतलब इस तरह मेथड का, इससे डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट निकालते हैं वो मेथड से हम लोग अकाउंट निकाल सकते हैं। बात समझ में है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग है ना, इसको दो भाग में बांट दीजिए। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन, है ना। और एक साइड लिखिएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज मेंटेन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इज मेंटेन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एक साइड लिखिएगा नॉट मेंटेन, एक साइड लिखिएगा मेंटेन। अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करते तो नॉर्मल जो कल हम लोग काम सीखे थे वही काम होता है। अगर मान के चलिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर मेंटेन करते हैं तो काम कैसे होता है ये सीखते हैं हम लोग, समझ में आना। चलिए अगर मान के चलिए मशीन खरीदते हैं आप, तो मशीन खरीदने का एंट्री क्या होगा बताइए। मशीन खरीदिएगा तो एंट्री क्या होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश, है ना, या फिर वेंडर। वेंडर किसको बोलते हैं पता है आप लोग को, वेंडर यानी कि क्रेडिटर। बात समझ में आना। क्रेडिटर अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो क्रेडिटर्स को नाम लिखते हैं ना, उसको हम लोग वेंडर बोला जाता है। बात समझ में आना। क्रेडिटर्स कोई पर्सन जिसको पैसा देना है। अगर मान के चलिए उधारी में खरीदिएगा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीदे उसका नाम लिख दीजिए, अगर पैसा नहीं दिए तो, समझ में आना। चलिए सेम टू सेम इधर भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर मशीन खरीदिएगा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश या वेंडर हो सकता है। तो सर दोनों तो सेम है तो फिर अलग अलग क्या किए, तो थोड़ा सा रखिए, अलग अलग इसलिए किए हैं, आगे पता चलेगा आपको, है ना। चलिए सेकंड में सेकंड मशीन तो खरीद रही है आप, अगर डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा तो डिप्रिसिएशन तो खर्चा होता है, और हम लोग जानते हैं नॉमिनल अकाउंट खर्चा को क्या करने बोलता है, डेबिट करने बोलता है ना। चलिए डेबिट कीजिए, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू। डिप्रिसिएशन काटने से मशीन का रेट क्या होता है, डाउन होता है ना। मशीन का रेट गिरता है तो मशीन को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं टू मशीन अकाउंट। बस समझ में। उसके बाद हम लोग डिप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, खर्चा को हम लोग ईयर का एंड में हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या, डिप्रिसिएशन अकाउंट। यही ना होता है। चलिए ये दोनों में कॉमन था, दोनों में सेम था, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम लिखे है ना। लेकिन सेकंड एंट्री इसमें क्या होगा उसको ध्यान दीजिए। सेकंड में क्या होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिएगा, डिप्रिसिएशन खर्चा होता है, डिप्रिसिएशन इसमें भी क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है ना, डेबिट होगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद डिप्रिसिएशन को हम लोग कहाँ, डिप्रिसिएशन काटते हैं, खर्चा होता है उसको डेबिट करते हैं। क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट हम लोग क्या करते थे, मशीन को इसमें करते थे ना, लेकिन इसमें हम लोग नहीं करेंगे, है ना। इसको एट कॉस्ट पर दिखाएंगे, इसको बोला जाता है कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। जैसे अभी लिखे थे ना तुरंत आप, कॉस्ट मेथड, डब्ल्यूडीबी मेथड, इस तरह से लिखे थे ना, वो मेथड इधर आ जाएगा। समझ में आया। डिप्रिसिएशन यहाँ पर लिख दी, लेकिन टू यहाँ पर मशीन नहीं करेंगे। बात समझ में आना। यहाँ पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। एक मशीन ले लिया, है ना, इसका हर साल 10% डिप्रिसिएशन काटेंगे, और जो अमाउंट आएगा ना उस अमाउंट को आप एक कटोरा पर ट्रांसफर करेंगे, एक बाटला पर, एक डब्बा पर, एक बॉक्स पर क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। उस बॉक्स का नाम होगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। जितना हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। क्लियर है ना, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए। बात समझ में ना। चलिए
उसके बाद हम लोग जानते हैं साल के अंत में क्या करते हैं हम लोग, जो कोई भी खर्चा होता है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या, डिप्रिसिएशन अकाउंट। बात समझ में है ना, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। पहला देखिए, अगर मान के चलिए प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर मेंटेन नहीं करते हैं आप, तो मशीन खरीदने का एंट्री दोनों में सेम होगा, दोनों में सेम होगा। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में, कोई भी एसेट्स खरीदिएगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट या वेंडर अकाउंट हो सकता है, ठीक है। डिप्रिसिएशन चार्ज करने की कोई अलग बड़ा एंट्री नहीं है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कर दीजिएगा, क्लियर है ना। उसके बाद डिप्रिसिएशन खर्चा होता है, खर्चा को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है ना। अच्छा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अगर मेंटेन करते हैं तो बस क्या करना है, डिप्रिसिएशन, बस अंतर क्या है ना कि इसको थोड़ा दिमाग में रखना है। आप क्या करते हैं, यहाँ पर मशीन नहीं लिख करके यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट पर, और इसमें आपका जो एसेट्स है ना किस पर रहता है, हमेशा एट कॉस्ट पर। देखिए, मशीन को अगर आप डेबिट से क्रेडिट कीजिएगा तो इसका मतलब क्या है कि मशीन का वैल्यू गिरा, डाउन हुआ, उसको लेस की, बात समझ में है ना। लेकिन यहाँ पर कहीं भी मशीन को क्रेडिट किए हैं नहीं, यानी इसका वैल्यू जो रहेगा कितना पर रहेगा, एट कॉस्ट पर रहेगा। बात समझ में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।